हाय, मैं हूँ डॉक्टर संजू और आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ये कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर को हम सामान्य भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं, जो कि फीमेल्स के अंदर पाया जाता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है फीमेल्स के अंदर। फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर और सेकंड है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। हर साल लगभग 1 लाख महिलाएं इस कैंसर की चपेट में आती हैं और उनमें से लगभग 50 से 60 हज़ार फीमेल्स ऐसी होती हैं जो इस कैंसर की वजह से मर जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बट इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और इस कैंसर से 100% क्योर पॉसिबल हो सकती है अगर आप इसको टाइम रहते ध्यान दे लें। तो क्या रिस्क फैक्टर है इसके? देखिए, एग्जैक्ट कॉज इसका कुछ नहीं पता कि किस वजह से होता है, बट कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्या है वो रिस्क फैक्टर? जैसे कि पहला है एक वायरल इन्फेक्शन, जिसको कि हम HPV वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, फीमेल्स में लगभग 75% फीमेल्स में मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी में ये कैंसर को डेवलप करता है और एकदम से डेवलप करता है। इसको डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। तो इस इन्फेक्शन से अगर कोई इन्फेक्टेड है तो चांसेस है कि उसमें आगे चल के इस तरह का कैंसर हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि कई बच्चियां होती हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, तो ऐसे बच्चों में चांसेस होते हैं आगे चल के सर्वाइकल कैंसर होने के। या फिर ऐसे फीमेल जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो अगर संबंध बनाती है तो चांसेस है कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। या अगर आपको किसी की तरह कि इम्यूनिटी आपकी वीक है, आपको एड्स है, आपको दूसरे कोई वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, तो भी चांसेस है इस तरह के कैंसर डेवलप होने की। या फिर अगर आप स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, आप डायबिटिक है, तो रिस्क फैक्टर थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में देखिए 3 मेन सिम्टम होते हैं। पहला होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी और ये सफ़ेद पानी आपको परसिस्टेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होगी, यानी कि बहुत बदबू आएगी। आपको वाइट डिस्चार्ज या तो रेगुलर रहेगा या फिर आप ट्रीटमेंट ले लेंगी, ट्रीटमेंट लेने तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से होने लगेगा। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ आपको नीचे के हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में आपकी कमर में दर्द हो सकता है। थर्ड, अगर बात करें, पहला हो गया वाइट डिस्चार्ज, दूसरा पेन और थर्ड हो गया वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें मिलेगी आपको, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिल सकती है, यानी कि आपकी 2 साइकिल के बीच में आपको मेंसेस स्टार्ट हो सकता है। या फिर आपको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होगी, यानी कि एक बार आपका मीनोपॉज आ गया 45 या 50 की ईयर के बीच, उसके बाद कुछ टाइम तक आपकी जो मेंसेस है वो बंद रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से आने लगेगा। यानी कि जैसे 6 महीने बंद हो गया या साल बंद हो गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो चांसेस है कि हो सकता है इस तरह का कैंसर डेवलप हो और पेन आपको हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम थे जो मेन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो देखिए, डायग्नोस के लिए अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपका पैप स्मीयर करते हैं, नीचे से एग्जामिनेशन करते हैं वजाइना के थ्रू, और वहाँ से आपके जो सर्विक्स है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, वहाँ से आपका डिस्चार्ज कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर आगे लैब में टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। अगर कुछ डाउटफुल कंडीशन लगती है तो आगे फिर दूरबीन की जांच की जाती है, जिसको कि कोल्पोस्कोपी कहा जाता है। उसमें बच्चेदानी के मुंह के आसपास से छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है और उसको फिर आगे बायोप्सी के लिए भेजा जाता है कि कहीं उसमें कैंसर सेल डेवलप तो नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन डाउटफुल लगती हैं या ये पॉजिटिव आती है तो उसके बाद आपका MRI और CT स्कैन होता है। ये दोनों टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि आपका कैंसर कितना फैला है उस चीज़ का पता लगाया जा सके, आसपास का कितना एरिया उसने
इन्वॉल्व कर रखा है या किसी दूसरे बॉडी पार्ट में तो वो नहीं फैल गया है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाता है। और अगर इस तरह के ये सभी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर आगे एक्सरे, आपका ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए इन टेस्ट के बाद अगर आपको कैंसर है तो उसके बाद आपके कैंसर की कुछ स्टेजेस बनाई जाती हैं कि कितना वो स्प्रेड हुआ है उसके बेस पे, और उसी के बेस पे आपका आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ ग्रेड या स्टेजेस दी जाती हैं, उसी के बाद आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जैसे कि अगर स्टेज 0 है या प्री कैंसरस स्टेज है, इसमें क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आने लग जाते हैं सर्विक्स के अंदर, बट कैंसर डेवलप नहीं होता, बट कुछ एबनॉर्मेलिटी उनमें दिखाई देती है। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, स्टेज 0 में तो सिर्फ चेंजेस आते हैं। स्टेज 1 में कैंसर सेल्स ग्रो होने लग जाती हैं। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो जो सेल्स हैं वो ग्रो हो जाती हैं और आसपास के एरिया में फैलने लगती हैं, जैसे सर्विक्स के ऊपर की तरफ, नीचे वजाइना की तरफ, पूरी उसकी वॉल को इन्वॉल्व कर लेगी, बट विद इन सर्विक्स वो रहती है, यानी कि सर्विक्स के अंदर तक वो कैंसर रहता है। इस थर्ड में क्या होता है कि ये जो कैंसर होता है ये अपने आसपास के एरिया में फैलने लगता है, जो आसपास का पेल्विक एरिया होता है उसके अंदर फैलने लगता है। जैसे कि आगे की तरफ ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, उसमें फैलने लग जाएगा। पीछे की तरफ जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है यानी कि रेक्टम होता है या लैट्रिन वाला रास्ता होता है, उसकी तरफ ये फैलने लग जाता है। फोर्थ जो स्टेज आती है उसमें ये जो कैंसर सेल्स होती हैं ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाने लग जाती हैं और फिर ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे कैंसर ग्रो कर सकती हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो इन स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर आप 0 स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो 100% क्यूरेबल होता है। सेकंड स्टेज में भी क्यूरेबल है, बट अगर आप थर्ड स्टेज में है या फिर फोर्थ स्टेज में है तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो परसेंट है क्योर का वो कम होता जाता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में है, 0 स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, तो चांसेस है कि आप 90% क्यूरेबल हो, बट उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट सर्जरी है, उसके अलावा रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है, बट वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका जो कैंसर है किस स्टेज में पहुंचा है, उसी के बेसिस पे वो आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो अगर आप में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इस कैंसर को प्री कैंसरस स्टेज में हम देख सकते हैं, उसी में हम रोक सकते हैं। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपका पैप स्मेयर करते हैं। अगर आपका पैप स्मेयर लगातार 2-3 साल, मतलब साल में आप एक बार कराइए, अगर रेगुलर 2 से 3 साल आपका पैप स्मेयर बिल्कुल नॉर्मल आता है तो फिर हर 3 साल में आप उसे कराते रहिए, ताकि किसी तरह की कुछ चेंजेस अगर आपके सर्विक्स में दिखाई देते हैं तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे सके और आप इस तरह की कंडीशन से बच सके। तो ये था मेरा ट्रीटमेंट और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए, और किसी तरह की अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।